अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और आज की वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो जो है बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बेसिकली क्या है और इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखें एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है क्या चीज़। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक रेयर डिजीज़ है, यानी कि ये एक बहुत कम लोगों में होती है और जिन लोगों में होती है तो वो बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होती है। जीन्स की बेसिकली डिसऑर्डर की वजह से ये बीमारी होती है। और एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के हवाले से अगर देखा जाए तो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में एक्सेस ऑफ कैल्शियम अराउंड द बोन्स, यानी कि अगर एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को अगर हम देखें तो बेसिकली जो बोन्स हैं उसके ऊपर कैल्शियम जो है वो उसकी अमाउंट एक्सीड हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से बोन्स के अंदर स्टिफनेस और रिजिडिटी और सख्ती आ जाती है और बेंडिंग भी आ जाती है। तो अब हम सिंपली आते हैं सिंपल वर्ड्स में इसको ब्रीफ करने के लिए कि बेसिकली एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है क्या। अब एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को अगर आप देखें तो सबसे पहले जो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को अगर देखा जाए तो एट द एज ऑफ 10 to 15, यानी कि मोस्टली ये मेल्स में होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। और जब बच्चा 10 to 15 ईयर को पहुंचता है तो अचानक ही एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का अटैक होता है। लेकिन क्योंकि शुरू में इस बीमारी की कंडीशंस ऐसी होती है कि बच्चा खेलता कूदता रहता, नहीं पता चलता। लेकिन सबसे पहले जो ये जॉइंट्स को इफ़ेक्ट करती है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बेसिकली जो बड़े जॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल शोल्डर जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया, सबसे पहले इन जॉइंट्स को ये इफ़ेक्ट करती है। अब जब इन जॉइंट्स को ये इफ़ेक्ट करती है तो सबसे पहले जो भुरभुरापन है बेसिकली हड्डियों का, वो उन बड़े जॉइंट्स में आता है और सबसे पहले वो इफ़ेक्ट होते हैं। और देखते-देखते आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना बाकी सिम्पटम्स भी नमूदार होना शुरू हो जाती हैं। और मोस्टली जब बच्चा पहुँचता है 20 को क्रॉस करता है, तो उसके बाद 20 को क्रॉस करने के बाद वो टोटली बेड पे आ जाता है, उसकी जो एक्टिविटी होती है एक्स्ट्रा वो ख़त्म हो जाती है एक्टिविटी। और मोस्टली जो स्टडीज़ हैं एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के हवाले से उसको अगर देखा जाए तो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के हवाले से जितने भी बड़े-बड़े फिज़िशियंस हैं जो उन्होंने यही बताया कि मोस्ट प्रोबेबली जो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की कंडीशन है, इसमें पेशेंट मैक्सिमम भी अगर जाए तो 26 ईयर्स तक जाता है और 26 ईयर्स के बाद ऑटोमेटिकली वो डेथ की तरफ चला जाता है। मीन्स डेथ कैसे होती है, खुदा ना ख़ास्ता अगर किसी को एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो जाए तो उसमें, तो अब एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में सबसे पहले देखा जाए, जैसे मैंने कहा, बड़े जॉइंट्स को इफ़ेक्ट करती है और डे बाय डे ये पेनिट्रेट करती रहती है और जब कंडीशन ऐसी आ जाती है कि पेशेंट जो है ऑन द बेड आ जाता है और उसकी एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी ख़त्म हो जाती हैं। तो अब वो जो कंडीशन होती है उसमें बेसिकली जो वर्टिब्रास होते हैं वो एक दूसरे के अंदर फ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं और बेसिकली जो रिब्स हैं वो भी एक दूसरे के अंदर फ्यूज़ और इंटरमिंगल होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से अस्थमैटिक इशू बढ़ जाता है। और एट द एंड ये होता है कि वो बेसिकली अस्थमैटिक इशू इतना ज़्यादा होता है कि सांस लेने में दुश्वारी हो जाती है और मोस्टली ऐसा पेशेंट जो है ना एट द एज ऑफ 26-27 जो है उसकी डेथ हो जाती है। मेरी अपनी इस 15 से 16 साल प्रैक्टिस में फिज़ियोथेरेपी में 2 से 3 ऐसे पेशेंट्स ट्रीट किए हैं जिनको ये बेसिकली प्रॉब्लम रहा है। अब बेसिकली तो इसको हम देखें एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को, तो हम यही कह सकते हैं कि ये बीमारी क्यों हो सकती है। अब वैसे तो इसकी जो कंडीशन है वो अननोन है, यानी कि उसमें देखा जाए तो अभी तक साइंटिस्ट वजह पे नहीं पहुंचे कि इसकी बेसिक रीज़न कौन सी होती है जो हमें एकदम पता चल जाए। बट एक पार्टिकुलर जीन है जिसको लिंक किया जाता है, उसका नाम HLA-B27 है। तो HLA-B27 एक ऐसा जीन है जिसको लिंक किया जाता है कि बेसिकली इस जीन की वजह से ये एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है।
तो अब एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस के हवाले से अगर हम देखें तो इसमें बेसिक जो सिम्टम्स है कौन सी आ सकती हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि बेसिकली जो सिम्टम्स को अगर देखा जाए तो सिम्टम्स शुरू में नज़र नहीं आती, लेकिन जैसे ही बच्चा जो है ना 15 टू 18 ईयर्स को क्रॉस करता जाएगा तो उसकी एक्टिविटीज़ ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी और फिर एकदम परेशानी होगी कि ये क्या हो गया। फिर उसको डायग्नोज में भी टाइम लगता है, ज़ाहिर बात है एकदम डायग्नोज भी नहीं हो पाती ये। और इसमें जो बेसिकली सबसे मेन सिम्टम्स में देखा जाए तो बैक पेन है, स्वेलिंग भी हो जाती है और एक्सट्रीम टायर्डनेस, यानी कि एक्सट्रीम टायर्डनेस कहते हैं कि बहुत ज़्यादा थकावट का एहसास होना, तो जिस्म जैसे चूर नहीं हो जाता थकावट से, इस किस्म की कंडीशंस होती हैं। तो बहरहाल ये बेसिकली एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है जिसको हमने आज डिस्कस किया। और बेसिकली तो अगर देखा जाए एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का बेस्ट ट्रीटमेंट अगर देखा जाए तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है सिवाय फिजियोथेरेपी के। बेसिकली एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जो इसको ख़त्म तो नहीं कर सकती, लेकिन इसके साथ लाइफ को बेहतर कर सकती है। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो हमारे पास एक अमेरिकन वुमन है, उसका नाम है क्रिस्टीना, और शी इज़ लिविंग राइट नाउ, अभी भी वो ज़िंदा है। और शी इज़ अबाउट अप्रॉक्सीमेटली एज ऑफ अबाउट 55 ईयर। तो ये वाहिद खातून है जो 55 साल इसको हो गए हैं और अभी तक ये इस बीमारी में रह कर भी इस कंडीशंस में है कि वो अपनी लाइफ की जो रूटीन के वर्क है वो कर रही है। तो उसके अगर बेसिकली उसका एक्सपीरियंस देखा जाए, उसका इंटरव्यू देखा जाए, तो उसमें उसने बताया कि बेसिकली एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को शुरू से उसने स्टडी किया। जैसे ही डायग्नोज हुआ उसको उसने स्टडी किया और उसने कहा है कि 24 आवर्स में से आलमोस्ट 15 टू 16 आवर्स जो है वो एक्सरसाइज में गुजारती है। और दैट्स वाई उसने इस बीमारी के ऊपर काबू पाया और मज़ीद बोन्स की जो शेप है वो चेंज नहीं होने दी। तो देखा जाए तो एक्सरसाइज़ का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और अब अगर हम देखें फिज़िकल थेरेपी में इसकी एक्सरसाइज़ेस क्या हैं, तो सिंपली इसमें आप डेफ़िनेटली पेशेंट की कंडीशन ऐसी होती है, सीवियर पेन होता है उसमें, तो आप हीटिंग पैड भी यूज़ कर सकते हैं, इंफ्रारेड भी यूज़ कर सकते हैं, टेंस मशीन भी यूज़ कर सकते हैं उसकी पेन को रिड्यूस करने के लिए। और लास्ट में आप एक्सरसाइज करा सकते हैं। और एक्सरसाइज में एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि एज़ यू नो कि अभी एनकाइलोजिंग जो स्पॉन्डिलाइटिस है इसमें बेसिकली जो प्रॉब्लम ये होता है कि बोन्स वीक हो जाएंगे, मसलन उसमें रिजिडिटी आती है और उसमें बेंडिंग आ जाती है, तो उसमें भी हमें बेसिकली जो एक्सरसाइज है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करानी पेशेंट को। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज हमने एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में डिस्कस की। और इंशाल्लाह इसके बाद जो अगली वीडियो होगी उसमें हम इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।